हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है भाभी मैं चोर नहीं। कहानी को पूरा सुनिए और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। भाभी, आप उम्र में और ओहदे में आप दोनों में मुझसे बड़ी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूँगी। मैं तो चैन ढूंढने में आपकी मदद कर रही थी और आज आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। आपने इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि आप अपनी उस ननद पर इल्ज़ाम लगा रही हैं जिसने हर सुख दुख में आपका साथ दिया है। आज इतनी दूर ससुराल से इजाज़त लेकर आपकी सेवा करने आई हूँ और मैं ही भाभी की चैन चुराऊंगी, ऐसा सोचा भी कैसे आपने? बोलकर रोने लगी। देखा आपने, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो मेरी चैन चुरा ली और सब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मनीष ये ऐसे नहीं मानने वाली, गुस्से में बोली निशा। मनीष बोला, रूही देखो, हम तेरे घर की परिस्थिति से भली भांति वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं दामाद जी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ इतना सब देखकर तेरे मन में लालच जाग गया होगा। अब हमारे घर के ठाट बाट किसी का भी मन मोह सकते हैं और तू ठहरी गरीब। हम जानते हैं ये चैन तूने ही चुराई है, इसलिए चैन वापस दे दे, वरना मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। इससे अच्छा होगा कि तू अभी के अभी अपनी गलती मान ले। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर तो जैसे रूही टूट ही गई। आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। रूही ने अपना पूरा सूटकेस उन लोगों के सामने खाली कर दिया और हैंडबैग में से सभी कुछ निकालकर पलंग पर फेंक दिया और बोली, लीजिए देख लीजिए सब कुछ, और फिर भी यकीन ना हो तो मेरे शरीर का भी स्कैन करा दीजिए कि कहीं मैंने पहने हुए कपड़ों में तो कुछ नहीं छुपाया। और मैं ये सब यहीं छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग मेरे सारे कपड़े अच्छे से चेक कर पाओ। कहीं किसी कपड़े में खुफिया जेब में मैंने वो चैन छुपा रखी हो। ये कहकर रोते हुए रूही अपने मायके से निकल गई। पिता महेश जी, छोटा भाई रोहित, भाभी नंदिनी, सभी ये सब हंगामा सुनकर अपने कमरों से बाहर आ गए और रूही को रोकने की कोशिश करने लगे। रूही गुस्से में घर से बाहर गेट तक आ गई। बाहर आकर उसने रिक्शा ली और सीधा स्टेशन पहुंची और ट्रेन पकड़कर अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। खिड़की की सीट पर बैठी रूही के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो अतीत के गलियारों में खो गई। रूही, मनीष और रोहित, तीनों भाई बहन की परवरिश महेश जी ने और विद्या जी ने बड़े प्यार से की थी। बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे महेश जी, मगर इतना कमा लेते थे कि बच्चों और पत्नी को खुश रख पाएं। मनीष शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, गांव में ज़्यादा सुविधाएं ना होने के कारण महेश जी को मनीष को पढ़ाई के सिलसिले में शहर भेजना पड़ा। तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे और तीनों की पढ़ाई, उनकी फीस भी बढ़ती जा रही थी। महेश जी की दूध और किराने की दुकान थी जहां वे दिन रात मेहनत करते ताकि बच्चों की सारी इच्छाएं वो पूरी कर सके। विद्या जी भी महेश जी का व्यापार में खूब साथ देती। छोटा भाई रोहित, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसने भी अब महेश जी के साथ दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। हालांकि माँ पापा ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा था, मगर रोहित बोला, पापा मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है और मैं आपके पैसे बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं आपके साथ मिलकर दुकान पर ध्यान दूं। उसकी बात सुनकर महेश जी और विद्या जी को रोहित पर एक बार के लिए तो गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि रोहित भी मनीष की तरह खूब मेहनत करे और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर ले, मगर रोहित दुकान पर बैठना चाहता था। खैर, बेटे की जिद के आगे महेश जी और विद्या जी ने घुटने टेक दिए और रोहित को दुकान पर बिठा दिया। वहाँ मनीष पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। डिग्रियों की कोई कमी ना होने के कारण मनीष की बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी और मनीष ने अपने गांव के घर में सारी भौतिक सुविधाओं को भरना शुरू कर दिया, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी इत्यादि। और रोहित दुकान से घर का खाने पीने और कपड़े लत्तों का खर्चा निकाल लेता था। मनीष के बॉस सुखबीर जी को मनीष शुरू से ही पसंद था। सुखबीर जी दिलवाले और धनी व्यक्ति थे। उन्हें उनकी बेटी निशा के लिए
लड़के की तलाश थी। निशा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते थे, मगर सुखबीर जी को एक घर जमाई की तलाश थी और वे ये बात अच्छे से जानते थे कि कोई भी पैसे वाला लड़का उनके घर का जमाई नहीं बनेगा। इसलिए वे चाहते थे कि मनीष से उनकी बेटी निशा की शादी कराकर उसे हमेशा के लिए अपना घर जमाई बना लूं। मनीष की ईमानदारी और होशियारी से सुखबीर जी बहुत आकर्षित थे। एक रोज़ उन्होंने मनीष को ऑफिस के काम से घर बुलाया और अपनी बेटी निशा से मिलवाया। निशा एक पढ़ी लिखी, दिखने में सुंदर और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। निशा को मनीष पहली नज़र में ही भा गया। बातों बातों में दिल की बात सुखबीर जी ने मनीष से कह दी कि वो निशा की शादी उससे करना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मनीष को घर जमाई बनाना चाहते हैं। मनीष को भी निशा पसंद आ चुकी थी। वो बोला, यदि इस रिश्ते में मेरे माँ पिताजी हाँ कह देंगे तो वो ये शादी कर लेगा। उसने गांव में पिताजी को ये सूचना दी और वे लोग भी शादी तय करने शहर आ गए। रिश्ता मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर शादी तय कर दी। मनीष और निशा की शादी के बाद सुखबीर ने उनके लिए कश्मीर घूमने की टिकट निकाल ली और दोनों अपने हनीमून पर चले गए। हनीमून से आकर जब मनीष और निशा अपने गांव के घर आए तो निशा थोड़े ही दिनों में वहां रच बस गई और ननद रूही से उसकी खूब जमने लगी। बस 15 दिन की बात थी, इसलिए निशा ने वहां एडजस्ट कर लिया और वापस शहर लौट आई। शहर आकर वो मनीष से बोली, मनीष, मेरे पापा कह रहे थे कि उनके बंगले का पूरा ऊपर वाला फ्लोर वैसे भी खाली पड़ा है, तो हम लोग हमेशा के लिए वहाँ रहने चले जाएं और इससे हमारा इस घर का किराया भी बचेगा। मनीष बोला, तुम पागल हो गई हो क्या निशा? तुम चाहती हो कि मैं घर जमाई बन जाऊं? लोग और समाज वाले क्या बोलेंगे? कल के दिन मेरे माता पिता को पता चला तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? इसमें घर जमाई वाली क्या बात है? वैसे भी वो सब हमारा ही तो है। पहले तो मनीष तैयार नहीं हुआ, मगर जब सुखबीर जी ने खुद बहुत आग्रह किया और बोले, बेटा मनीष, मेरे बाद ये करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी ही तो है। जो कल होगा उससे बेहतर है आज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और निशा हमेशा मेरे साथ रहो। वैसे भी निशा के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। ये सब बातें सुनकर मनीष को उनकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि ऑफिस के बॉस होने के साथ साथ सुखबीर जी अब मनीष के ससुर भी थे। यहाँ छोटे भाई रोहित की शादी के लिए नंदिनी को पसंद किया जाता है, जो गांव की सीधी सादी लड़की थी। मनीष और निशा रोहित की शादी में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि दोनों किसी फॉरेन ट्रिप पर गए हुए थे, जो सुखबीर जी ने आयोजित किया था। नंदिनी शादी के बाद अपने सास ससुर घर सब अच्छे से संभाल लेती है, जिससे रूही बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे वही डर था कि कल को बहू आएगी तो मेरे माँ पापा को संभाल पाएगी या नहीं। मगर नंदिनी जैसी बहू पाकर अब रूही भी खुश थी। अब रूही भी बड़ी हो गई थी, उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे, जिसमें से विकास, जो कि पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार का लड़का था, उससे रूही की शादी तय कर दी जाती है। मगर शादी के दौरान निशा प्रेग्नेंट होने की वजह से शादी में आने के लिए मना कर देती है और मनीष भी कहता है कि अगर मैं वहाँ आऊँगा तो निशा का ध्यान कौन रखेगा। वो भी शादी में आने से मना कर देता है। मनीष और निशा तो जैसे गांव वापस आना ही नहीं चाहते थे और दोनों ही गांव ना आने का बहाना ढूंढते रहते थे। मनीष भी अब निशा के रंग में पूरी तरह रंग चुका था। दोनों को गांव से कुछ मतलब नहीं रह गया था। सब देखकर भी घर वाले कभी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। रूही की शादी के थोड़े ही दिनों में माँ यानी विद्या जी अचानक चल बसी, लेकिन तब भी सिर्फ मनीष भैया ही आए थे, क्योंकि निशा तो प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था। इसी वजह से मनीष भैया माँ के क्रियाक्रम के बाद तुरंत ही वापस गए। थोड़े दिनों में, 1 महीनों में खबर आई कि निशा के गर्भ में पल रहे शिशु की धड़कन ना होने की वजह से उसका अबॉर्शन कराना पड़ा। इस खबर से भी सभी बहुत दुखी हुए। छोटी भाभी नंदिनी ने निशा से कहा कि वो बस एक बार यहाँ आ जाए
तो यहाँ वो उसकी सेवा कर पाएगी, क्योंकि अबॉर्शन के बाद बहुत कमज़ोरी आ जाती है। मनीष कार में बिठाकर निशा को यहाँ ससुराल ले आया और मनीष ने यहाँ और उससे सुख सुविधाओं भर दी ताकि निशा को कोई कमी ना रह पाए। रूही भी अपने ससुराल से इजाज़त लेकर थोड़े दिन के लिए निशा भाभी की देखभाल के लिए मायके आई। यहाँ अब नंदिनी और रूही मिलकर निशा का खूब ख्याल रखने लगे। मगर ये क्या, एक दिन रूही के घर से एक आए फ़ोन से रूही अंदर तक हिल गई। रूही के पति विकास को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, यहाँ तक कि विकास कर्ज में डूब गया था। रूही फ़ोन रख कर फफक कर रो पड़ी। छोटे भाई रोहित और भाभी नंदिनी ने रूही को सांत्वना दी और बोले, पगली फिक्र मत कर, तेरे दो भाई हैं, हम लोग तेरी मदद ज़रूर करेंगे। रोहित ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया था, क्योंकि उसे वक्त में बोले गए दो मीठे शब्द दिल पर लगी चोट पर मरहम का काम करते हैं। रूही का मतलब इस खबर के बाद किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मगर निशा भाभी की नाजुक हालत को देखकर वो सब काम कर रही थी। रोज़ निशा को पूरी बॉडी मालिश रूही करके देती थी और उसके लिए पौष्टिक खाना नंदिनी बनाती थी। आज भी रूही ने निशा को बॉडी मालिश के लिए और निशा बाथरूम से नहा कर आई तो अपनी सोने की चैन ढूंढने लगी। वो बोली, मैंने रोज़ की तरह निकाल कर यहीं ड्रॉवर में तो रखी थी। वो भी निशा को चैन ढूंढने में मदद करने लगी, मगर चैन कहीं नहीं मिली। नंदिनी रसोई से आई तो बोली, मेरी कामवाली जमुना हमारे यहाँ तब से है जब से रोहित और मनीष भैया की शादी भी नहीं हुई थी। वो ऐसा क्यों करेगी, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ निशा का माथा ठनक गया था, क्योंकि 40 ग्राम की चेन घर से गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। उसे उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि निशा को रूही पर शक था और दूसरे ही दिन रूही अपने ससुराल जाने वाली थी। इसलिए दूसरे दिन उसने रूही के बाथरूम में जाने के बाद मनीष से कहकर उसके बैग की तलाशी ली और उसे यूं अपमानित होना पड़ा था। ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ से रूही वर्तमान में लौट आई। उसके ससुराल का शहर आ गया था। जैसे ही रूही ससुराल लौटी, उसकी सास ममता जी बोली, बेटा तेरा सामान कहाँ है। ममता जी बहुत ही अच्छी महिला थी। रूही के शादी के बाद उन्होंने बेटी जैसा प्यार दिया था उसे। ममता जी के इस सवाल पर रूही फिर से रो पड़ी और उसने सारी घटना अपनी सास को बता दी। ममता जी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने रूही को गले से लगा लिया और आराम करने को कहा। रूही जाकर अपने कमरे में लेट गई, मगर रात को जैसे ही विकास घर आया, उसने सारी बात विकास को बताई और बोली, विकास तुम्हारा व्यापार क्या डूबा, मेरे भाई भाभी ने मुझे चोर घोषित कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से इतनी दूर सिर्फ भाभी की सेवा करने गई थी। विकास बोला, दुख के दिनों में लोग अकेला छोड़ देते हैं, ये बात तो सुनी थी रूही, मगर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये आज देख रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो रूही, ये हालात भी सुधर जाएंगे, हमारी नैया भी किनारे पर आ जाएगी। रूही बोली, आज से मेरा बड़े भैया भाभी से रिश्ता ख़त्म है विकास, मुझे उन लोगों का मुंह भी नहीं देखना। और रही बात तुम्हारे व्यापार की, तो हम दोनों मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और अपना व्यापार फिर से जमाएंगे। वहाँ जैसे ही छोटे भाई रोहित और भाभी नंदिनी को ये सारी बात पता चली, दोनों ने रूही को बहुत बार फ़ोन किए, मगर रूही ने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, यहाँ तक कि अपने पापा महेश जी का भी नहीं। महेश जी को अपने बेटे बहू का ये व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ था, मगर वे बेचारे अब कर ही क्या सकते थे। भाभी नंदिनी हर हफ्ते रूही को फ़ोन करती, मगर रूही किसी का फ़ोन उठाने को तैयार ही नहीं थी। रूही बस अपने पति के साथ मिलकर उसका व्यापार वापस खड़ा करने में लगी हुई थी और आखिर 4 साल की मेहनत रंग लाई। रूही और विकास ने मिलकर वापस अपना व्यापार जमा लिया था। वो लोग उनके पैसे भी दे चुके थे जिससे उन्हें कर्ज लिया था। इन 4 सालों में रोहित और नंदिनी ने भरसक कोशिश की थी रूही को मनाने की, मगर रूही के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी, इसलिए उसने मायके से अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था। हाँ, अपने पिता को फ़ोन करके कभी कभार उनका हाल पूछ लेती थी। बस रूही ने उस दिन सब बताने के लिए अपने पिताजी को फ़ोन किया। वहाँ से महेश जी बोले,
आज बस हालचाल पूछकर फ़ोन मत काट देना बेटी, मेरी पूरी बात भी सुनना। तेरा पिता भी बूढ़ा हो चला है, जाने और कितने दिन रहूं या ना रहूं। रूही बोली, पापा ऐसी बातें ना करो, बोलो क्या हुआ। महेश जी बोले, बेटा थोड़े दिन पहले ही हमारी कामवाली जमुना रमेश जी के घर से चोरी करते हुए पकड़ी गई है। यहाँ भी घर में सभी को बहुत विश्वास था, उसकी पोल अब जाकर खुली है। तेरे बड़े भाई भाभी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। रूही बोली, पापा मेरे लिए अब वो सब बेफिजूल की बातें हैं, और चाहे भाई भाभी कितने भी शर्मिंदा क्यों न हो, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी महेश जी बोले, बेटा तेरे भाई की दोनों किडनी खराब हो गई है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो डायलिसिस पर है बेटा, जाने आगे क्या हो जाए। तू सिर्फ उससे एक बार मिलने चली जा, वो तुझसे माफ़ी मांगना चाहता है, बस और कुछ नहीं। भाई की बीमारी की बात सुनकर रूही का दिल पसीज गया। आखिर थी तो वो एक बहन ही, हो न हो खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता ही होता है। रूही ने विकास को सारी बात बताई और दोनों अपने भाई से हॉस्पिटल मिलने पहुँचे। रूही को यूं अचानक देखकर भाई और भाभी बहुत खुश हो गए। दोनों ने रूही से माफ़ी मांगी। उतने में रोहित और नंदिनी भी आ गए। सभी एक दूसरे को इतने सालों बाद देख रहे थे। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बातों ही बातों में रोहित से पता चल गया कि सभी ने अपनी किडनियां चेक करवा ली, मगर किसी की किडनी मैच नहीं हो पा रही है। रूही ने भी अपनी किडनी देने के लिए अपना चेकअप करवाया और रूही की किडनी मैच कर गई। रूही ने मनीष को अपनी एक किडनी देकर उसकी जान बचाई। आज तो मनीष और निशा शर्मिंदगी के कारण ज़मीन में धंसे जा रहे थे। दोस्तों, कभी कभी खून के रिश्तों में भी दरार आ जाती है, इसलिए मुंह से कड़वे वचन निकालने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि जब कोई अपना ही घाव देता है तो फिर उस पर मरहम भी काम नहीं करता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।